हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2020 में आई एक अंडररेटेड मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर फिल्म द वुल्फ ऑफ स्नो हॉलो का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं जिम कमिंग्स और लीड रोल में भी वो खुद हैं। बेसिकली सारा मेन काम जिम ने खुद किया है और मूवी देखने के बाद आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाओगे। रिसेंट टाइम्स में देखी हुई ये मेरी सबसे फेवरेट मूवी है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसे जरूर चेक करना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कपल पीजे और ब्रैन को, जो कि स्नो हॉलो नाम के टाउन में आए हैं वेकेशन के लिए। ये टाउन फेमस है स्कीइंग के लिए, क्योंकि यहाँ काफी बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ हैं और अब उसका सीजन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए ये दोनों भी यहाँ पर आए हैं। रात को वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तब पीजे की बहस हो जाती है दो हंटर्स के साथ, और इसमें हंटर्स की कोई गलती नहीं थी। पीजे ने खुद ही पंगा लिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कहीं बाहर जाकर लोकल्स की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। खैर वो दोनों खाना खाकर वहाँ से निकल जाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हो आज फुल मून है। लॉज पर जाकर पीजे नोटिस करता है कि वहाँ के सारे नाइफ्स मिसिंग थे। खास बात यह है कि आज रात वो ब्रैन को प्रपोज करने वाला है शादी के लिए। इतना ही तैयारियों में लगा हुआ था। ब्रैन जा रही है पॉल के पास, जो कि टैक्सीडर्मी करने वाला इकलौता आदमी है उस टाउन में। टैक्सीडर्मी यानी कि जानवरों की खाल को स्टफ करके काइंड ऑफ एक पुतला बनाना, वही लेने ब्रैन जा रही है। और जिस लॉज में ये रुके हैं वो भी पॉल का है। उसके वापस आने के बाद वो दोनों हॉट टब में चिल करते हैं। इसके बाद पीजे अंदर शावर ले रहा था और ब्रैन थी बाहर। तभी अचानक पीजे को कुछ आवाज आती है, इसलिए वो बाहर जाता है चेक करने, और बाहर जाते ही वो सुन हो गया था, क्योंकि उसके सामने ब्रैन की कटी फटी लाश पड़ी थी। लाश के साथ ही एक पंजे का निशान भी था। अगले दिन हम देखते हैं अल्कोहलिक पुलिस ऑफिसर जॉन को, जो कि 6 साल पहले से शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा है और पिछले 3 सालों से ये सोबर है, लेकिन इसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इसका डिवोर्स हुआ था और अब ये रहता है अपनी बेटी जेना के साथ, लेकिन वो भी इसके साथ कुछ खास हैप्पी नहीं है। जल्दी वो भी इसे छोड़कर चली जाएगी नए कॉलेज में। खैर जॉन के पास फोन आता है, इसलिए वो पहुंच जाता है क्राइम सीन पर, जहां उसका डैड शेरिफ हैडली पहले से मौजूद था, और साथ ही बाकी ऑफिसर्स भी, जिनमें मेन है जॉन की साथी ऑफिसर जूलिया। उन्हें पता चलता है कि ब्रैन की बॉडी में से कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं, जिनमें उसका प्राइवेट पार्ट भी शामिल है। अगर ये बात बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, और ये ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हॉलीडे सीजन स्टार्ट होने वाला है, जो कि इस टाउन की इनकम का मेन सोर्स है। ये न्यूज सुनकर कोई भी इस टाउन में नहीं आएगा, इसलिए इन सब ने फैसला लिया है कि ये जानकारी पब्लिक नहीं की जाएगी, इसलिए पीजे को भी वापस भेज दिया गया है। यहाँ पर हम पॉल को भी देख पाते हैं, जो कि पुलिस के ऊपर चिल्ला रहा है कि रोड खाली करो, हमें जाने दो, नहीं तो मेरी वाइफ मुझे मार डालेगी। पुलिस का जी बिहेवियर उसे समझ नहीं आ रहा। पहली बार ऐसा भयानक मर्डर देखकर शेरिफ की हालत भी खराब है, और ये एक हार्ट पेशेंट है। कुछ ही महीने पहले इन्हें हार्ट अटैक आया था, और जॉन को डर है कि कहीं उसके डैड को दोबारा हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए वो ज्यादा बर्डन उन पर नहीं डाल रहा, वो खुद ये केस संभालेगा। मीनवाइल जूलिया पूछताछ कर रही है उन हंटर्स से, और वो बताते हैं कि पीजे बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, अभी वो भी शक के दायरे में है। इन सब ने बहुत कोशिश की इस हादसे को दबाने की, लेकिन ये खबर फैल गई है और इसे कोई आम मर्डर नहीं माना जा रहा। ये काम बताया जा रहा है किसी वुल्फमैन का, यानी कि वेयरवुल्फ। इससे टाउन की इमेज पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा वो आप सोच ही सकते हो। टाउन की जनता में भी डर फैल चुका है और साथ ही पुलिस वालों में भी, लेकिन जॉन को ऐसा नहीं लगता। उसे पूरा यकीन है कि ये काम किसी इंसान का है, ना कि वेयरवुल्फ का। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रैन बचपन में इसी टाउन में रहा करती थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। जॉन के साथ ही चाहते हैं कि ये केस FBI को दे दिया जाए, लेकिन जॉन को खुद पर यकीन है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल फुल मून था और आज भी है। आगे हम देखते हैं स्की कोच हैना को, जो कि काम से वापस अपने घर जा रही थी, तभी उस पर भी अटैक हो जाता है, और यहाँ हम देख पाते हैं कि अटैक करने वाला सच में एक वेयरवुल्फ है, वो भी एकदम आइडियल, 2 पैरों पर चलने वाला लंबा चौड़ा शैतान। वो हैना को भी मार देता है और अगली सुबह उसकी बॉडी मिलती है पुलिस को। पिछली बार की तरह इस बॉडी में से भी कुछ गायब है, और वो है इसका सर, इसलिए पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये है कौन। 2 रात में 2 मर्डर्स हो चुके हैं, इसलिए टेंशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर कोई यही कह रहा है कि ये किसी बड़े जानवर का काम है, लेकिन जॉन को अब भी ऐसा नहीं लगता। उसे लगता है कि ये काम है किसी इंसान का। हालांकि सबसे पहले शक हमारा जॉन के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि एक तो इसकी हरकतें काफी अजीब हैं, दूसरा ये गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, जो कि वेयरवुल्फ की सबसे बड़ी निशानी होती है, और तीसरा है इसके दांत। खैर वो क्राइम सीन को खाली करवा रहा था, और यहाँ वो नाम लेता है एल्म स्ट्रीट का, जो कि ऑब्वियस रेफरेंस है अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट का। अब डेली कोई ना कोई मर रहा है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही, इसलिए जनता उनसे काफी नाराज है। ऊपर से बो नाम के एक ऑफिसर की वजह से ये बात फैल चुकी है कि खून करने वाला कोई भेड़िया मानव है। इस सब से जॉन काफी तनाव में आ चुका है, इसलिए 3 साल सोबर रहने के बाद उसने फिर से पीना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम एक स्टोर को देखते हैं, जो कि सिमिलर है हैलोवीन 4 के गैस स्टेशन से। खैर बो जॉन से माफी मांगता है उस बात को फैलाने के लिए, लेकिन जॉन अब भी इतना गुस्सा है कि उसने सीधा बो को जॉब से निकाल दिया। वो सबको साफ साफ कह देता है कि वुल्फमैन जैसी कोई चीज नहीं होती, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो और काम पर लग जाओ। तब जूलिया उसे मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है, जिसके मुताबिक हैना की बॉडी पर भेड़िए के दांतों के निशान हैं, साथ ही भेड़िए के बाल भी हैं, और बॉडी की हालत साफ साफ बता रही है कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता।
चैविस नाम के ऑफिसर को पूरा यकीन है कि वो एक वेयरवुल्फ है, लेकिन उसकी बात को सीरियस नहीं ले सकते क्योंकि उसे तो ये भी लगता है कि मैन इन ब्लैक एक डॉक्यूमेंट्री है। खैर इस सब को देखते हुए जॉन ने अपनी बेटी को भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया। अगली सुबह जॉन और जूलिया एक साथ काम पर जा रहे थे, तभी कोई उनके ऊपर एक बियर बॉटल फेंकता है और वो जल्दी से कार रोककर चेक करते हैं, लेकिन आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि आबादी से दूर अकेला एक आरवी में रह रहा है और ड्रग्स ले रहा है। खैर वहाँ से वो दोनों सीधा जाते हैं पीजे के घर उससे कुछ सवाल पूछने, और वो बताता है कि मैंने कोई भेड़िया नहीं देखा था। तब वो ब्रैन का कुछ सामान देकर वहाँ से चल देते हैं और साथ में जूलिया ने अपना कार्ड भी दे दिया। उनके जाने से पहले पीजे जॉन को कहता है कि अगर किलर मिल जाए तो उसे अरेस्ट मत करना, उसे तब तक गोली मारना जब तक उसके चेहरे के थ्रू जमीन ना दिखने लगे। आगे हम देखते हैं लिज नाम की एक लेडी को जो कि अपनी 3 साल की बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी एक लंबा सा आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है और वो काफी अजीब बातें उससे कर रहा था। वो तभी अलर्ट हो जाती है और सीधा चली जाती है पुलिस को कॉल करने, लेकिन इतने में वो भाग गया था। वो पुलिस को सारी बात बता देती है और यहाँ शुरू होती है टाउन के लोगों से पूछताछ। इसमें हम कई फेमिलियर चेहरे भी देख पाते हैं जैसे कि पॉल और वो हंटर। इसी बीच जॉन को पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए उसे घर पर रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। खैर रात को लिज अपनी बेटी के साथ वापस घर जा रही थी, तभी अचानक रास्ते में उसे एक मरी हुई हिरन दिखाई देती है। कॉमन सेंस का यूज ना करते हुए वो अपनी गन लेकर बाहर चेक करने जाती है और हम देखते हैं कि आज भी फुल मून है। उस हिरन के ऊपर एक इंसानी हाथ का निशान था। अभी वो कुछ समझी भी नहीं थी कि तभी वो भेड़िया आकर उसे भी मार देता है और उसकी बेटी को भी। अगली सुबह उनकी बॉडीज पहुंचती है मॉर्ग में और यहाँ जॉन डॉक्टर से लड़ने लगता है क्योंकि वो उन्हें कोई भी काम की बात नहीं बता पा रहा। अब उसकी परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो दिन रात पी रहा है। एक खास बात यह है कि हिरन के ऊपर से एक पैच गायब है और वो वही पैच है जिसके ऊपर इंसानी हाथ का निशान था, लेकिन पुलिस ये बात नहीं जानती। फिर भी जॉन को इसी बात का शक है। अब कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और उसने डिसाइड किया है कि वो माउथ वॉश की पूरी बोतल पीकर अपनी जान दे देगा, लेकिन अफसोस इससे उसकी जान नहीं जाती। अगली सुबह हम फिर से उसी आरवी वाले आदमी को देखते हैं जो कि एक डेड बॉडी को जला रहा है और ये भी एक लंबा चौड़ा आदमी है, साथ इसके हाथ पर एक वुल्फ टैटू भी है। जॉन भी अपनी छानबीन में लगा हुआ था और अब तो वो वेयरवुल्फ के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन उसकी सोच अब भी अलग है। यहाँ वो टैक्सीडर्मी के ऊपर लिखी पॉल की बुक भी पढ़ रहा है। खैर लिस के ऑफिस को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि जो आदमी लिस को मिला था उसने लिस के ऑफिस में भी फोन किया था और बातों से लग रहा है कि शायद वो लिस को पसंद करता था। उस कॉल को ट्रेस करके वो पहुंच जाते हैं उस फोन तक जहां से वो कॉल की गई थी, लेकिन वो भी इनके किसी काम का नहीं। अब क्योंकि किलर नहीं मिल पाया इसलिए पूरे टाउन में कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि अब पुलिस पूरे टाउन में घूम कर उसे ढूंढेगी। शेरिफ की हालत और ज्यादा बिगड़ रही है, इसलिए जॉन नहीं चाहता कि वो भी इनके साथ आए। जॉन सीधा उसे भेज देता है हॉस्पिटल में। उधर जैना इस कर्फ्यू का फायदा उठाकर पहुंच जाते अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने। वो दोनों उसकी कार में थे, तभी वो देखते हैं कि पड़ोसी काफी घबराए हुए थे और वो इसलिए क्योंकि वो भेड़िया वहां पर पहुंच गया। ये रिपोर्ट सीधा मिलती है जॉन को, इसलिए वो भी सीधा वहां से निकल जाता है और हम देखते हैं कि आज भी फुल मून है। 1 महीने में इतने फुल मून होते हैं क्या? खैर भेड़िया को देखकर टॉम तो वहां से भाग गया था और अब फंस गई थी जैना, लेकिन तभी सही टाइम पर जॉन वहां पहुंच जाता है और उसने आते ही फायरिंग शुरू कर दी थी, इसलिए भेड़िया तो भाग गया। अब भेड़िया को देखकर वो इतना हैरान नहीं था जितना कि अपनी बेटी को देखकर था, और वो कंफ्यूज्ड है कि अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाए या फिर भेड़िया के पीछे जाए। यहाँ जैना उसे ही बुरा बना रही थी क्योंकि वो बीट ड्यूटी के बारे में सोच रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि गलती इसकी खुद की है। जब डेली एक फीमेल को मारा जा रहा है और उसका डैड डेली से समझा रहा है, तब भी कर्फ्यू तोड़कर ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई, लेकिन गलती है इसके डैड की क्योंकि वो इसके जैसी और लड़कियों को बचाने के लिए काम पर लगा हुआ है। वो कहती है कि तुमने कभी मेरी केयर नहीं की, इसलिए ये सब हो रहा है। खैर भेड़िया तो भाग से निकल चुका और जाते जाते भी वो एक ऑफिसर को मार गया। जैना को अपने डैड के पास हॉस्पिटल में छोड़कर जॉन सीधा पहुंच जाता है टॉम के घर उसे सबक सिखाने, क्योंकि वो उसकी बेटी को छोड़कर भाग आया और घर आकर आराम से सो गया। वो उसे पीट रहा था, तब उसकी मां उल्टा जॉन के मुंह पर पेपर स्प्रे मारकर उसकी हालत खराब कर देती है। इसी हालत में जब वो वापस हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसके डैड अब नहीं रहे। अब यहाँ से हालात और ज्यादा बिगड़ने शुरू हो गए। वो दिन रात पीने लगा क्योंकि काम के चक्कर में वो अपने डैड के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया और इतना काम करने के बावजूद भी उस किलर को नहीं पकड़ पाया। ये धब्बा हमेशा के लिए उसके डैड के ऊपर रह जाएगा। उसे दिन रात की भी होश नहीं थी, वो पूरे दिन बस गम में डूबा रहता और इसलिए कोई भी इसके मुंह नहीं लगता। जनाब इसकी हालत देखकर परेशान थी। यहाँ हम फिर से उसी बेघर आदमी को देखते हैं जो कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मर गया। पुलिस को उसकी बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि यही किलर था। एक तो उसके हाथ पर है वुल्फ टैटू, ऊपर से इतना लंबा चौड़ा और रहता भी एकदम एकांत में। साथ ही उसके बैकयार्ड से वो जली हुई बॉडी भी मिली है जो कि एक मिसिंग वुमेन की। इतना सब काफी है समझने के लिए कि उनका किलर खुद ब खुद मर गया, और ये बड़ी शर्म की बात है जॉन के लिए। किलर पूरा वक्त यही था, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाया। डॉक्टर भी उसे ताने मार रहा है जो उसे पसंद नहीं आते, इसलिए वो उसे भी जॉब से निकाल देता है। अब केस क्लोज हो गया, इसलिए वो टाउन में घूमकर सभी सबूतों को वापस कर रहा है, लेकिन हर जगह उसका वेलकम नहीं हो रहा।
इसी बीच जूलिया के पास कॉल आती है पीजे की और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक निडल छोड़ गए थे। पीजे ठीक से बताता है तो जूलिया समझ जाती है कि वो निडल यूज होती है टैक्सीडर्मी में और पूरे टाउन में सिर्फ एक ही आदमी टैक्सीडर्मी करता है और वो है पॉल। शायद ये निडल उस सामान में थी जो ये दोनों पीजे को देकर गए थे, यानी कि एक क्राइम सीन पर मिली होगी। उधर सबूत वापस करते हुए जॉन भी पॉल के घर पहुंच चुका था। वो दोनों बातचीत कर रहे थे तब जॉन पॉल से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मेरी तो शादी नहीं हुई, जबकि हम जानते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में इसने अपनी वाइफ का नाम लिया था। खैर जॉन इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता, तभी पॉल उससे पूछ लेता है उसकी बेटी के बारे में। और यहाँ जॉन का दिमाग थोड़ा सनक रहा था, लेकिन केस बंद हो चुका है इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चल देता है। फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो दोबारा वापस जाता है और पॉल को कहता है कि सीधे खड़े होकर दिखाओ। वो सोचता है कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जॉन मजाक के मूड में नहीं था। तब वो सीधा खड़ा हो जाता है और हम देख पाते हैं कि असल में वो काफी लंबा चौड़ा है, बिल्कुल उस वेयरवुल्फ की तरह। पॉल समझ चुका था कि वो पकड़ा गया, इसलिए वो जल्दी से दरवाजा लॉक कर लेता है। जॉन ने भी बैकअप बुला लिया, लेकिन बैकअप का वेट वो नहीं कर सकता, इसलिए वो सीधा घुस जाता है उसके घर में। वहाँ पर उसे सारे टूल्स मिल गए थे, साथ में वुल्फमैन का सूट भी और साथ में हैना का सर भी। अचानक जॉन को स्टैब करके पॉल उसे ऊपर उठा देता है और ये देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि उसके अंदर काफी स्ट्रेंथ है। खैर बैकअप वहाँ पहुँच गया था, इसलिए पॉल जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ से निकल जाता है और आज भी फुल मून है। जॉन भी उसके पीछे ही था, लेकिन पॉल ने उसे फिर से पकड़ लिया। अब इससे पहले कि वो उसे जान से मारता, जूलिया वहाँ पहुंचकर उसे गोली मार देती है। तब जॉन जल्दी से उठकर सारी गोलियां उसके फेस में उतार देता है, जैसे कि पीजे ने कहा था। यहाँ पर फाइनली ये केस सॉल्व हो गया और अब जाकर जॉन को चैन मिला। सारी अफवाह के बावजूद भी वो अपने यकीन पर टिका रहा और आखिर में उसने सच को साबित कर दिखाया। अब वो चैन से मर सकता है। यहाँ से शिफ्ट होता है कुछ महीने बाद और हम देखते हैं जाना को, जो कि अपने नए कॉलेज में आ चुकी है और उसे छोड़ने आए हैं जूलिया और जॉन। ये जिंदा बच गया, लेकिन खास बात यह है कि अब जूलिया उस टाउन की शेरिफ है, ना कि जॉन। खैर जाना को बाय बोलकर वो भी चल देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी काफी ज्यादा बेस्ट है मिस्ट्री और सस्पेंस के मामले में। पहले लगता है कि मूवी काफी ऑब्वियस है, लेकिन असल में ये जरा भी ऑब्वियस नहीं थी। मिस्ट्री एंड तक बनी रहती है क्योंकि हमारे पास 3 सस्पेक्ट थे, जिनमें जॉन सबसे ऊपर था और अगर आप मूवी देखो तो सिर्फ 2 ही आपको मिलते हैं। पूरी मूवी में ये पता ही नहीं चलता कि पॉल नाम का भी कोई कैरेक्टर है, ये बस एंड में जाके पता चलता है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही पॉइंट आउट कर दिया था क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने मूवी देखी है तो आप समझ गए होंगे। किलर को गैस कर पाना बिल्कुल भी इजी नहीं था। स्टार्टिंग में ही आप बिलीव कर लेते हो कि वो एक वेयरवुल्फ है, क्योंकि बड़े ही क्लियरली हमें दिखा दिया गया था। हमारे मन को तसल्ली हो जाती है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता। अब सवाल यह है कि पॉल मर्डर्स क्यों कर रहा था। इसका रीजन हमें पता चला है कि उसे फीमेल से नफरत थी। बस ये एक रीजन था, क्योंकि शायद उसकी मैरिज वर्क नहीं कर पाई। ये मूवी शेरिफ हैडली यानी कि रॉबर्ट फॉस्टर को ट्रिब्यूट है, क्योंकि ये उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्म की ही तरह ये फिल्म कंप्लीट करने के बाद उनकी डेथ हो गई थी और उसके लगभग 1 साल बाद ये मूवी रिलीज हुई। इसका बजट था $2 मिलियन और इसने कमाई की थी $2,66,963 की, जो कि काफी कम है क्योंकि ये मूवी सेम डे DVD पर भी आ गई थी। तो अगर आपने मूवी देखी है तो अपना रिव्यू दे सकते हो। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक भी जरूर करना, और साथ ही आप ये भी बताओ कि आपको कैसा वेयरवुल्फ पसंद है, 2 पैरों पर चलने वाला या फिर 4 पैरों पर। कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन सही टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। सिटीजनसी एक्स्ट्रा और गेमिंग दोनों पर ही नई वीडियोस आ चुकी हैं, आप उन्हें चेक कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।